राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। कल की बात है, पाकिस्तान ने अचानक अपने यहाँ डीजल पेट्रोल की जो कीमत है वो 150 रुपए से ऊपर बढ़ा दी। 150 रुपए एक दिन में बढ़ा दिए गए परसों। फिर कल जो है वो कम कर दिए, 80 रुपए कम कर दिए, फिर भी 50 रुपए फिर भी बढ़े रह गए। नॉट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 453 ऐसे कुछ रुपए पेट्रोल हो गया वहां पर। डीजल वहां पेट्रोल से महंगा है। भारत में तो 1 रुपया नहीं बढ़ा, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। इसके बावजूद वहां पे तेल की बड़ी किल्लत है पाकिस्तान में, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे किल्लत तो श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, हर जगह है, भारत में नहीं है किसी किस्म की। तो मैंने ऐसे ही बात कर रहा था अपने कल एक मित्र से, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी, विश्व युद्ध ही नहीं, दुनिया में परमाणु युद्ध तक का के खतरे की बातें चल रही हैं इस समय। अमेरिका ईरान का जो जो लड़ाई चल रही है उसमें कि अमेरिका ने और दुनिया के सभी देशों ने तैयारियां शुरू कर दी कि कल को यदि किसी ने किसी पे परमाणु हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। ऐसी बातें हो रही हैं। समझदार लोग वो होते हैं जो पहले ही अपनी व्यवस्था करके रखते हैं। तो ऐसे ही एक बात चली, मैंने कहा, ये मेरे मित्र थे, वो पूछ रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। मैंने कहा जी, बहुत ज्यादा हालात अगर खराब हो भी गए, विश्व युद्ध नहीं भी हुआ, परमाणु युद्ध नहीं भी हुआ, अगर यही लड़ाई अगर 2-4 महीने चल गई, 6 महीने चल गई, साल 2 साल चल गई, हॉर्मुज़ की खाड़ी पे जैसा संघर्ष चल रहा है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। सब कुछ होगा, परंतु एक देश, एक समाज जिसपे सबसे कम असर होगा इस युद्ध का, वो होगा भारत। तो अब इसको समझाना बड़ा है, देखो, मुश्किल। क्यों भारत पे इतना कम असर होगा? या सारी दुनिया भूखी मर सकती है, भारत भूखा नहीं मरेगा। सारी दुनिया पे संकट आएगा, भारत बहुत हद तक सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे मित्र थे, कल उनसे बात हो रही थी, तो मैंने बोला, भारत की जो संस्कृति है ना, वो ऐसी है कि हमारे यहां भोजन को हमेशा मिल बांट के खाने की परंपरा रही है। इसलिए अगर कोई क्राइसिस हुआ भी तो एक तो भोजन का क्राइसिस नहीं होगा भारत में, और अगर हो भी गया तो भी भारत भूखा नहीं मरेगा। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने उनको एक किस्सा बताया, एकदम रियल लाइफ किस्सा है। हमारे एक मित्र हैं जो कि जर्मनी से आज से करीब 15 साल पहले एक बार आए थे, तो हमारे घर आए थे, काफी दिन, 10 एक दिन रहे। और हमारे, मेरा बेटा पहलवान है, उसके दोस्तों से उनकी यारी दोस्ती हो गई। फिर वो आज की तारीख में उनके 1000 से ज्यादा मित्र हैं। 15 साल से वो हर साल भारत आते हैं, जर्मनी से, रिटायर्ड आदमी हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। पिछले 15 साल से लगातार भारत आ रहे हैं और पूरी सर्दियां अक्टूबर में आ जाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कई बार तो 6-6 महीना भारत में रह जाते हैं, नहीं तो 4 महीना तो हर साल रहते ही हैं। और कम से कम 1000 फैमिलीज ऐसी हैं जो उनको अपने यहाँ इनवाइट करती है, और वो इसी तरह 4 महीना, कभी 5 दिन इसके आ रहा है, 10 दिन उसके आ रहे हैं, 5 दिन उसके आ रहे हैं, ऐसे करके वो उनकी 5 महीने बीत जाते हैं। पिछले 15 साल से लगातार यही रूटीन है, और हर बार वो 2, 4, 10, 20 नए दोस्त बना के जाते हैं। तो एक बार वो हमारे यहाँ आए थे, तो चूंकि पिछले साल भी आए थे, तो पिछले साल एक दो ऐसे लोकल लोग थे जिनसे उनकी दोस्ती हो गई थी, तो उनको लगा यार आया हूं तो इनके घर भी इनसे मिलता चलो। तो वो ऐसे ही रैंडम है, बिना किसी फोन फान के, अचानक उनके घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो वहां पे बैचलर्स पार्टी चल रही थी साहब, क्योंकि अगले दिन उस लड़के की शादी थी जो उनका दोस्त था। और उसको देखते ही सब लोग मतलब खुशी से पागल हो गए। आओ जी, बल्ले बल्ले, ओए बल्ले शेरा, और सबने गले लगा लिया।
अब ये निकले थे इवनिंग वॉक पे, इनके साथ हमारे स्कूल के 2 टीचर्स और थे। अब ये 3 लोग कि कहने का मतलब ये 3 लोग बिना बुलाए किसी के घर उनकी बैचलर्स पार्टी में पहुंच गए। अब जब वो वहां पहुंचे तो इन्होंने रियलाइज किया कि अरे यार यहाँ तो पार्टी चल रही है। तो ही वॉज एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड कि मैं किसी के घर इस तरह बिना बुलाए पार्टी में पहुंच गया एंड आई एम ऑलमोस्ट गेट क्रैश्ड, बिना बुलाए किसी के यहां पहुंच जाना। पर जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया और बहुत सेवा हुई था इनकी। शाम को 6 बजे ये पहुंचे थे, रात को 10 बजे तक हम चिंतित यार कहाँ गया बंदा, घूमने गया था भी वापस नहीं, बिकॉज ही वाज अवर गेस्ट। कहता रात को 10 सवा 10 बजे आए, 4 पैग भी लगा रखे थे, बड़े मूड में थे। अगले दिन मैंने पूछा अरे यार कहाँ चले गए थे रात तुम? उन्होंने बताया यार ऐसी ऐसी बात है, मैं उनके घर गया तो मैं तो बड़ा एम्बैरस हुआ था कि मैं किसी की पार्टी में पहुंच गया, पर उन्होंने तो मेरा बहुत ज्यादा स्वागत किया। तो मैंने कहा मेरे लिए नॉर्मल बात थी। फिर उन्होंने बताया कि देखो सॉरी मुझे अभी भी ना, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में आज मुझे इनवाइट किया हुआ है तो मैं उनकी शादी में जा रहा हूं। तो मेरे लिए ये भी नॉर्मल सी बात, ठीक है मैंने चला जाता हूं। शाम को आए लेट शादी से और ही वाज सो हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकता भारत का आतिथ्य भाव देखकर। अब जर्मन आदमी, उसने तो जीवन में पहली बार ये सब देखा था। कहता फिर मुझे वहां वो भी मिले, वो मिले, इतने मेरे नए दोस्त बन गए उस शादी में, और कई लोगों ने मुझे अपने फंक्शंस में इनवाइट कर दिया। आई विल बी वेरी बिजी इन द नेक्स्ट 10 days. I've been invited there, I've been invited there, I've been invited for dinner there, और मतलब तो मैंने कहा कि वो, मैंने कहा यू नीड नॉट टेक दीज इनविटेशंस वेरी सीरियसली। बोले ओ नो 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 नो, हाउ कैन आई अवॉइड, आई हैव बीन इनवाइटेड। मैंने उसको बताया, मैंने कह रहे थे हमें भी बहुत न्योते मिलते रहते हैं, हम जाते नहीं है, जा नहीं पाते, ऐसे कौन जाएगा, ऐसे तो न्योते 1000 मिलते हैं तो सबके यहाँ थोड़ी नहीं जा पाता है आदमी। बोले नो नो आई कांट इग्नोर। तो वो मैं उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे मैं बिना बुलाए किसी के यहाँ पहुंच गया और इसके बावजूद उन्होंने बुरा नहीं माना। तो मैंने ऐसे करके देखा उनकी तरफ, मैंने कहा दिस इज एक्सट्रीमली नॉर्मल इन इंडिया। आप किसी के घर, मैंने कहा वो तो चलो फिर भी तुम्हारा दोस्त था, तुम उसके पास गए थे, उन्होंने तुम्हें वो अच्छा उनको ये पता ही नहीं था कि तुम भी इंडिया में हो, नहीं तो वो तुमको जरूर इनवाइट करते। खैर बिना इनवाइट के भी पहुंच गए तो कोई बुरा नहीं मानेगा, मैंने हिंदुस्तान है यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। फिर मैंने उससे पूछा क्यों जर्मनी में क्या है? बोलो ओ नो 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 नो, उसने 20 बार नो बोला होगा कम से कम। कैसे आप किसी के यहाँ बिना इनवाइट के जा ही नहीं सकते? पर मैंने कहा यहाँ हिंदुस्तान में तो कहते ओ माय गॉड आई एम सो सरप्राइज्ड, बिकॉज इन वेस्ट एवरीबडी थिंक्स दैट इंडिया इज वेरी पुअर, भारत तो बहुत गरीब देश है, पर मैं तो यहाँ देखता हूँ यहाँ इतनी प्रोस्पेरिटी है, यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान की इतनी खातिर होती है, एंड देयर वाज सो मच ऑफ फूड एंड वाइन एवरीवेयर। मैंने कहा हाँ हिंदुस्तान में बिना बुलाए मेहमान की भी उतनी ही सेवा होती है जितना मेहमान की होती है। और मैंने कहा हम लोग तो बहुत खुले दिल के आदमी, हम तो, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप हिंदुस्तान में किसी भी घर में, और मैंने कहा इसलिए नहीं कि तुम अंग्रेज हो या तुम विदेशी हो, ना ना ना, हिंदुस्तान का कोई सामान्य व्यक्ति भी जो संदिग्ध नहीं है, जो सामान्य, जिसने कपड़े पहन रखे हैं, अगर आप किसी के भी दरवाजे पे नॉक कर दो और उसको बोलो जी मुझे भूख लगी, तो वो आपको भरपेट भोजन कराएगा पूरे सम्मान के साथ। तो ना वो मेरी तरफ ऐसे करके देख रहा है जैसे मतलब मैंने कोई, ऐसे उसकी आंखें फटी रह गई ये मेरी बात सुन के, उस जर्मन की। फिर मैंने पूछा क्यों जर्मनी में ऐसा नहीं है क्या? कहता ओ नो 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 नो, वो 20 बार नो बोलता था हर बात में। मैंने पूछा क्यों? कहता नहीं नहीं आप इस तरह किसी का डोर नॉक कर ही नहीं सकते, आप वो आपकी चारदीवारी में आपको घुसने नहीं देगा, अगर घुस गए तो गोली मार देगा। और बाई चांस अगर कोई मिल भी जाए और अगर आप किसी से बोल दें कि भाई मुझे भूख लगी मुझे खाना खाना है, तो वो आपको खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पूछेगा। और सबसे बहुत, मैंने कहा कहता अगर बहुत करेगा तो आपको नजदीकी रेस्टोरेंट का एड्रेस बता देगा कि वहां चले जा वहां खाना मिल जाएगा, वो आपको पानी भी नहीं पूछेगा। मैंने कहा भैया हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ लोगों का देश है,
गरीब से गरीब आदमी के घर भी आप चले जाइए, और अगर आपने पैसे मांगे, हो सकता है पैसे ना दे लोग, भीख में अगर आप पैसे मांगे नहीं मिलेगी, सबके हाथ से नहीं मिलेगी, परंतु यदि आपने खाना मांग लिया तो हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो आपको भूखे पेट करके जाने दे। तो उन्होंने कहा, और यूरोप में आपको कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा। तो अब आश्चर्यचकित होने की मेरी बारी थी। तो मैंने कहा, यार हमें पढ़ाया जाता है कि हम गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और तुम साले इतने एडवांस हो, तुम इतने अमीर देश हो, और किसी को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते हो। तो साहब ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे डीएनए में है कि हम किसी भूखे को बगैर भोजन कराए अपने दरवाजे से जाने ही नहीं देंगे। हम खुद भूखे रह लेंगे पर आपको भरपेट भोजन कराएंगे। तो मैंने कहा, ये जो देश का जो कैरेक्टर है ना, ये हम अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी धर्म का आदमी होगा, मूल में तो उसको हिंदुस्तान का डीएनए है ना, चाहे आज वो ईसाई बन गया हो, चाहे आज वो मुसलमान बन गया हो। जी हां, मूल में तो डीएनए है ना हिंदुस्तानी। वो आपको भूखा अपने घर से नहीं जाने देगा। और 90% हाउस होल्ड तो ऐसे है, अगर आपने बोल दिया जी मैं गरीब आदमी हूं, मैं रात को भटक गया हूं, या मुझे रात को सोने के लिए जगह है, तो 100 में से 90 अपने घर पे आपको सोने, नहाने, उठने, बैठने, खाने पीने की सुविधा देंगे। क्यों? हमारा मूल चरित्र है ये। इसलिए कल को भगवान न करे कोई बहुत भीषण संकट पूरे विश्व की मानवता पे अगर आ गया, तो भी एक सभ्यता है जो कैसे भी भीषण संकट से उबर के सामने आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और अनहार्म्ड आ जाएगी, न्यूनतम नुकसान के साथ, अनटच्ड, किसी भी संकट से बाहर आ जाएगी। वो है भारत की, हम हिंदुओं की, सनातियों की, या भारत भूमि की सभ्यता। और दूसरी चीज है, हमारी जो सफलता का जो सबसे बड़ा राज है ना, भारत ने कभी भी फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं बनने दिया। पुराने जमाने में कभी मैंने सुना है, बंगाल का अकाल बड़ा फेमस होता था, बंगाल में भोजन की बहुत कमी हो जाती थी, लाखों लोग भूख से मर जाते थे, पर वो अंग्रेजों का मिसमैनेजमेंट था। अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों के क्रिएट किए हुए फैमिन्स थे, अकाल थे। परंतु जब से भारत ने होश संभाला है, मॉडर्न इंडिया ने, 1-2 साल हमारा फूड क्राइसिस हमारे यहां भी रहा है, पर उसके बाद जब से भारत में हरित क्रांति हुई, भारत ने कभी फूड की इन्फ्लेशन बेकाबू नहीं होने दी। एक और, कल मेरे एक रिश्तेदार है, इंग्लैंड से आए हुए हैं, वो आज से करीब 30-35 साल पहले इंग्लैंड चले गए थे, और बहुत साल तक आए ही नहीं। तो अभी भी आते हैं तो पंजाब में 2-4, 10 दिन, 15 दिन रह के चले जाते हैं। उन्होंने भी बाकी का भारत देखा नहीं है। तो मैं उनसे बता रहा था, ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है, भारत आज भी दुनिया का सबसे सस्ता, चीपेस्ट कंट्री है। तो ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उनको कुछ 2-4 बेसिक चीजों के रेट्स बताए, फूड के रेट्स बताए, सब्जियों के रेट बताए, खाने के रेट बताए, और जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, टैक्सी, ये वो, पेट्रोल इत्यादि के रेट्स बताए। मैंने कहा, आपको पता है आज भी इंडिया वर्ल्ड का चीपेस्ट कंट्री है, और मैंने और बहुत सारी सुविधाओं के रेट्स बताए। जैसे वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो मैंने, मेरे यहाँ एक हाउस हेल्प काम करती हैं, तो मैंने उनको बताया कि आपको पता है ये सर्विस, वो बेचारी बड़ी मेहनत से काम कर रही थी, और पूरा घर उसने झाड़ू पोछा करके, चमका के, हमको खाना खिला के, बर्तन झूठे मांज के, मतलब कपड़े धो के, सुखा के, प्रेस करके, मतलब एवरीथिंग।
वो सुबह 4 घंटे, शाम को 3 घंटे, 7 घंटे कुल हमारे घर पे आती हैं, सेवा देती हैं। तो मैंने वो सामने बैठे देख रहे थे और हमारे घर की औरतें उसको कुछ टोका टाकी कर रही थी, तो मैंने उनको अंग्रेजी में वो बोला, मैंने बताओ ये सर्विस पता है कितने रुपए में हमें मिलती है पर डे? मैंने बोला 1 पाउंड में। कहते 1 पाउंड ओनली, सच हाउस हेल्प इन 1 पाउंड पर डे? मैं कहा हाँ। कहते माय गॉड, हम तो ये सोच भी नहीं सकते, इंग्लैंड महारानी भी नहीं सोच सकती वहां की। मैंने कहा इंडिया की सबसे बड़ी लग्जरी है कि हमें ऐसी हाउस हेल्प भी सिर्फ इंडियन रुपी में 100, 150, 200 रुपए में पर डे पे ये सेवा हमें मिल जाए, 200 रुपए पे, 1.5 पाउंड में। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आपको अभी रेलवे स्टेशन जाना हो तो आपको मालूम है हमारे रैपिडो सर्विस मात्र 30 रुपए में आपको ले जाएगी। आई कांट बिलीव इट कांट बी सो चीप। मैंने कहा अभी मैंने उनको रैपिडो बुक कर दी। मैंने कहा देख ली 33 रुपए में रेलवे स्टेशन छोड़ रही है। फिर मैंने ओला बताई, मैंने कहा यहाँ 150 रुपए में ओला उबर मिलती है रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से 4-1 किलोमीटर दूर है, 3-4 किलोमीटर। मैंने कहा 150 रुपए में यहाँ ओला उबर मिलती है। फिर मैंने उनको फूड के रेट्स, मैंने कहा हिंदुस्तान में मैंने आज तक जो जीवन का जो सबसे महंगा खाना मैंने देखा है या खाया है, वो हम पीछे वो एक जयपुर डायलॉग्स के एक समिट में गए थे पुणे में, तो वहां पे जिस होटल में उन्होंने व्यवस्था की थी रुकने की, वहां पे बहुत बड़ा बड़ा लेविश बुफे स्प्रेड लगा हुआ था, तो वो 2700 रुपए का था, जिसमें मतलब करीब 150-200 किस्म के डिशेस थी, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ये वो, यू नेम द फूड एंड इट वाज देयर। 200 डिशेस से ज्यादा थी। मैंने कहा भैया वो 2700 रुपए का था, वो मेरे जीवन का मैंने अब तक का सबसे महंगा भोजन देखा है या खाया है। तो 2700, उन्होंने बोला यार 2700 रुपए का मतलब हो गया हार्डली 20-22-25 पाउंड। कहते इतने में तो वहां सामान्य गरीबों वाला नाश्ता खाना मिलता है। मैंने कहा यहाँ वही सबसे महंगा है। और मैंने कहा जो सामान्य हमारा जो इंडियन मिडिल क्लास जहाँ भोजन करता है, तो मैंने बताया कि भैया जलंधर का जो सबसे टेस्टी, सबसे अच्छा छोले भटूरे वाला है, टेस्टी छोले भटूरे, उसमें मैंने कहा 100 रुपए प्लेट है। और ऐसा है कि एक बार सुबह 10 बजे खा लो, 5 बजे तक भूख नहीं लगती। टच फिलिंग एंड गजब का टेस्टी, नाम भी उसका टेस्टी छोले भटूरे है। मैंने कहा 100 रुपए का है? तो माय गॉड, $1 भी, 1 पाउंड भी नहीं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर जलंधर में आप खाना खाएं, 6-7-8 आदमी, और अच्छा काफी मतलब लंबा चौड़ा मेनू ऑर्डर करें, तो भी 250 रुपया पर हेड से ज्यादा का बिल नहीं आता अच्छे वाले रेस्टोरेंट में जलंधर में। तो कहता माय गॉड, ओनली 2 पाउंड्स पर हेड? कहता हम तो 15 पाउंड से नीचे। मैंने कहा मैं ये महंगा वाला बता रहा हूं, अगर सस्ती दाल रोटी खानी है तो मैं कहा मैं आपको 30-40 पेनीज में लाइए, बहुत बढ़िया भोजन दाल रोटी का करा के लाता हूँ ढाबे में। फिर मैंने उनको एक बात और बताई, और आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पर आज भी 5 लोगों का परिवार 1 पाउंड के साथ 100-125 रुपए में घर बना के भोजन कर सकता, बहुत बढ़िया वाला। तो ही वाज स्ट्रक। हालांकि वो हिंदुस्तान के ही हैं, पंजाब से ही इंग्लैंड गए हैं, पर वो भारत की इतनी सस्ता भोजन सुन के, या बाकी सारी सुविधाएं, कहते भारत आज भी इतना सस्ता है। मैंने कहा यही हमारे सर्वाइवल का मूल है कि भारत आज भी बहुत सस्ता। हालांकि ये कांग्रेसी को सिस्टम आपको ये बताएगा नहीं बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, पर नहीं, सच्चाई यह है कि भारत आज भी दुनिया का सबसे सस्ता देश है। और यहां हर चीज, यू नेम द थिंग एंड इट इज देयर एंड इट इज इन अबंडेंस। इतनी ज्यादा मात्रा में हर चीज उपलब्ध है जिसकी आप बाहर बैठ के कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब टेलीफोन डाटा, ये फोन का, स्मार्टफोन के डाटा से लेके और खाना तक, और बाकी सारी सुविधाएं इतनी सस्ती हैं। इस बात को हम हिंदुस्तानियों को रियलाइज करने की जरूरत है। हमें ये बताता ही नहीं कोई कि भारत इतना समृद्ध देश है।
जहां हर चीज बहुत सस्ती होती है ना, ये समृद्धि की निशानी होती है। कुछ लोग इसको गरीबी की निशानी बोलते हैं, मैं कहता हूं नहीं, ये समृद्धि की निशानी है। तो इसलिए कल को यदि कोई बहुत बुरा समय आएगा ना, तो हमारे देश पर उसका सबसे कम असर होगा। अच्छा, उसका एक कारण है कि इंडिया इज स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। आज भी हम फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, हमारे यहां सब कुछ आज भी इनफॉर्मल है। हम सरकार से बंधे हुए नहीं है रोजगार के लिए, सरकार हमें रोजगार देगी तभी हम खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है। 80 से 90% हिंदुस्तानी आज भी अपने बल पे कमाता है, अपने बल पे खुद सरवाइव करता है। आज भी हम एक कृषि प्रधान देश हैं और आज भी हिंदुस्तान के 70 से 80% हाउस होल्ड अपना भोजन स्वयं उगाते हैं। और कल को अगर कोई भारी मुसीबत आ गई, मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि कल को कोई बहुत भारी संकट आ गया, तो हिंदुस्तान तो वो देश है जो अपनी छतों पे, शहरी समाज की बात कर रहा हूं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, हम शहरों पे अपनी इतनी सब्जी उगा लेंगे कि पूरे देश को खिला लेंगे। जी हां, मैं इधर चूंकि टेरेस गार्डनिंग कर रहा हूं अपनी छत पे, मेरी पत्नी जो है फर्स्ट क्लास एक किचन गार्डन मेंटेन कर रही है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि हर परिवार अपने खाने लायक भोजन तो अपनी छत पे उगा लेगा। और सुनिए, अगर कोई भीषण संकट आया तो ये सब्जी का साइकिल मात्र 2 महीने में तैयार हो जाता है। आज आप अपनी छत पे थोड़ी सी मिट्टी बिछा के, थोड़ा सा पॉलिथीन उसके ऊपर मिट्टी बिछा के, या गमलों में, बक्सों में, जो पुराने बक्से होते हैं, कार्टन्स में मिट्टी बिछा के अगर आप पालक बीज देना, तो 2 महीने में खाने लायक हो जाती है पालक। और आप अपनी छत पे उगाई हुई पालक से आप सरवाइव कर जाएंगे बुरे समय में। भारत की जीवट को ये चीज दर्शाती है। इसलिए इस बात को रियलाइज कीजिए कि आप भारत भूमि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सस्ता, सबसे, यहां जीवन सबसे ज्यादा आसान है, सुलभ है। यहाँ की जलवायु, यहाँ की आबो हवा, पानी दुनिया की सबसे अच्छी है। यहाँ सर्वाइवल सबसे ज्यादा आसान है, ना एक्सट्रीम गर्मी है ना एक्सट्रीम सर्दी है। अरे भैया, यूरोप में और कनाडा में तो आप सर्दी से मर जाओगे। हिंदुस्तान में कम से कम इतना एक्सट्रीम वेदर तो नहीं है। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर कोने पे फूड कैन बी ग्रोन इन अबेंडेंस। इसलिए भारत की इस वर्च्यू को, इस भारत के इस गुण को, भारतीय सभ्यता के इस गुण को पहचानिए और गर्व कीजिए अपनी सभ्यता पे। गर्व कीजिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, आप भारत में हैं और ये दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। और भगवान न करे कल को संकट आ जाए तो हम सबसे अच्छा इसको मैनेज करेंगे। हम सबसे, इसमें भी, इस संकट में भी हम सर्वाधिक सफल होके, सबसे मजबूत होके बाहर निकलेंगे। इस तथ्य को स्वीकार कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।